to the podcast with गुल बुखारी। आज आपसे बहुत मुख्तसरन TLP के हवाले से और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ। ये आज शेख रशीद साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हम इन पे बैन लगाने जा रहे हैं। 3 दिन एक सख्ते में बैठे रहे और मुल्क के हालात तो आपने खुद देखे, सारी वीडियोस आपने देखी जहां पुलिस का जो हशर हो रहा है, अमलाक का जो हशर हो रहा है। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद निकले और एक बौखलाया हुआ लगता है कि बयान था कि हम इनको बैन करने जा रहे हैं। रियासत की कोई रेट इस वक्त आपने नहीं देखी थी। अब ये माजरा क्या था कि ये TLP इतनी खुलेआम बड़े मज़े से जो सारे पाकिस्तान को बंद करके बैठी हुई थी और पुलिस वालों का हशर किया हुआ था, तो इसके पीछे माजरा क्या था, इस पर बहुत सवालात उठे हैं और लोगों ने अपने अपने तज्ज़िये दिए हैं कि कौन किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये इमरान खान की तरफ इस्टेब्लिशमेंट से था या ये किसी और की तरफ से किसी और को था। लेकिन इसको अगर बहुत जो अंदर के हमारे ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही अजदहों की लड़ाई की मैनिफेस्टेशन थी। इसके क्योंकि हमें ये बताया गया है और हमें ये बात लॉजिकल लगती है, तो ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके सपोर्ट में जो मैं आपको दलील दूंगी वो ये है कि जब ये मौलवी अकेले निकले थे, आपको याद होगा, तो उस वक्त इनका क्या हाल किया गया था वो भी आपको याद है। जनरल फैज़ हमीद ने इनको कहा था भून के रख देंगे। जब इनके नंबर 2 खादिम रिजवी के नंबर 2 ने बातें की थी जनरल बाजवा के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो इनको ना सिर्फ भून के रख देने की धमकियां दी गई थी बल्कि इनको जेलों में डाला था। और फिर आपको याद है खादिम रिजवी के नंबर 2 ने कैसी सॉरी वाली माफियां भी वीडियो टेप करके चलाई थी और खादिम रिजवी भी चुपचाप बाहर आ गए थे। फिर दूसरी दफा जब इन्होंने सर उठाया, और वो भी अज खुद उठाया, और मौलवी साहब ने, खादिम रिजवी साहब ने जो खुतबे में बात की और बिल्कुल सेहतमंद थे, तो 2 दिन बाद पता चला कि वो कोरोना से वफात पा चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा आपने ऐसा नहीं देखा। इस दफ़ा आपने ये देखा कि आउट ऑफ नोवेयर अभी 20 तारीख की जो डेडलाइन थी उसमें भी वक्त रहता था, इनके बेटे साद रिजवी को गिरफ्तार करवाया गया और उस गिरफ्तारी के रद्द अमल में एक इंतहाई वेल प्लान्ड जो जलाओ घिराव था वो किया गया। अच्छा, अब आ जाए तो ये मैंने आपको दे दी एक किस्म की रीजनिंग कि ये क्यों एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही का मामला है। अब आ जाइए बैन पे। बैन पे मुझे खासी हंसी आ रही है क्योंकि 2 वजूहात से। पहली वजह उसकी ये है कि बैन कह देने से तो कोई नहीं होता, उसके लिए इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ता है। जाहिर है कोई प्रोसेस होता है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो आप उनको दलील देते हैं उन दलाइल को किसी स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना पड़ता है। अब बात यह है कि ये क्या दलाइल देंगे शेख रशीद साहब या इनकी जो हुकूमत है। वो दलाइल यही हो सकते हैं कि इन्होंने जलाओ गिराव किया, वो ये हो सकते हैं कि इन्होंने रियासत की रेट को चैलेंज किया, वो ये हो सकते हैं कि इन्होंने धरना दिया, वो या जो भी किया। तो ये सारे, अगर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो तो क्या वो यही स्टैंडर्ड्स PTI पे खुद पे नहीं अप्लाई करेगा? PTI तो बल्कि TLP से बहुत आगे जा चुकी है इन मामलात में। अगर इल्ज़ाम आप ये लगाएंगे कि इन्होंने पुलिस वालों को मारा, तो क्या इमरान खान साहब ने खुद पुलिस को मरवा के अपने साथ, अपने सामने अपने बंदे नहीं छुड़ाए थे आज से चंद साल पहले? क्या उनकी पार्टी ने धावे नहीं बोले? क्या उन्होंने पथराव जलाओ नहीं किए इस्लामाबाद में अपने धरनों के दरमियान? बल्कि वो तो TLP से बहुत आगे जा चुके हैं। तो इसमें छोटी सी दरखास्त की जरूरत होगी PTI के खिलाफ। और अगर ये इलेक्शन कमीशन इवन हैंडेड होगा, अगर ये जस्ट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो फिर या तो ये TLP को बैन नहीं करेगा, और अगर बैन करेगा तो फिर उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे PTI की बैनिंग भी बनती है। बल्कि PTI इनसे बहुत आगे जा चुकी है। वो तो जो फौजियों का काम होता है वो कर चुकी है, मार्शल लॉ वाला। PTV के अंदर घुसकर और सारी लाइटें, मतलब नशरियात ऑफ हो गई, फिर शलवारें ये लटका चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पे, ओए तोए ये जजों को कर चुके हैं। TLP ने तो इतना कुछ शायद नहीं किया जितना PTI कर चुकी है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो क्या करते हैं, क्योंकि एक इल्ज़ाम जो TLP पे PTI लगाएगी वो PTI खुद कर चुकी है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरी बात,
مجھے ہنسی اس لیے بھی آ رہی ہے اس بین کے اوپر کہ جب یہ بین ہو جائے گا تو دیکھیں جو ان کے لانے والے تھے، جو ان کی دائی تھی ٹی ایل پی کی، وہی دائی پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ٹی ایل پی کو کس لیے لایا گیا تھا؟ وہ یہ جلاؤ گھراؤ کے لیے، تو اس قسم کے جلاؤ گھراؤ کے لیے، اپنی ہی حکومت کے جلاؤ گھراؤ کے لیے تو نہیں لایا گیا تھا نا۔ ان کو تو انیشل مقصد تھا پولیٹیکل انجینئرنگ، کہ یہ ووٹ کاٹے گا، ٹی ایل پی ووٹ کاٹے گا نواز شریف کا، اور وہ کٹا۔ اور پھر اس طرح کا گند جو ہے ہم اسمبلیوں میں گھسائیں گے، وہ گھسا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ووٹ لیے اور یہ سندھ اسمبلی میں موجود ہیں۔ تو اب جب آپ بین لگائیں گے تو وہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا آپ کا ایم تھا، چلیں اس وقت تو پورا ہوا، آگے کیا ہوگا؟ اب اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہی کٹیل کر پائیں گے نا اگر اس کو بین کر لیا۔ اس کی یہ جو سڑکوں والی ایکٹیویٹی ہے وہ تو بین لگانے سے نہیں ہوتی، نہ وہ آج آپ کو اجازت مانگ کے آئے تھے، نہ وہ کل آپ سے اجازت مانگ کے آئیں گے، اس پہ تو بین کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے مجھے یہ عجیب و غریب بوکھلائی ہوئی اسٹریٹجی لگ رہی ہے۔ اور جو عام لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پیدا کیوں کرتے ہو جن کو پال نہیں سکتے۔ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ آج ٹی ایل پی کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے اس کی یوٹیلیٹی کا، تو جو دوسرے والے حکومت میں بٹھائے ہوئے ہیں ان کی یوٹیلیٹی کا وقت بھی شاید کسی ٹائم پہ پورا ہو جائے گا، اور وہ بھی اسی قسم کا خمیازہ بھگتیں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ اس کے نتائج کیا آتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی آج بین ہو جائے گی تو کل کسی نئے نام سے آ جائے گی۔ جناب والا میں ڈس ایگری کرتی ہوں۔ اس میں ایک کنڈیشنالٹی ہے۔ دیکھیں جو کالعدم تنظیمیں نئے ناموں سے آتی رہی ہیں وہ ہمیشہ ان کو ایک جڑی ہوئی ریاست، یعنی ایک یونینمس ریاست کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی۔ اس وقت ہمیں ان ریاستی اداروں کے اندر بھی دراڑ نظر آ رہی ہے، اور ان کا نئے نام سے آنا اشارہ ہوگا کون جیتا، یا ان کا نئے نام سے نہ آ پانا اشارہ ہوگا کہ ان دو دھڑوں میں سے کون جیتا۔ تو دیکھنے کی بات ہے، اسٹے ٹیونڈ، اس کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔